न्यूज़लैंड के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान साहब, बड़े सीनियर साहबी तजियाकार, और मेरे इस तरफ बड़े सीनियर साहबी तजियाकार फैसल दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाँ सर। हाँ सर, सियासत में बात होती रहती है, हम अपने जो हमारे अपने इशू हैं उन पर हम बात करेंगे कि एक तो सबसे बड़ा इशू जो हमारे पंजाब असम्बली के रिपोर्टर हैं उनको पंजाब असम्बली में जाने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ वहाँ पे सिलेक्टेड लोग हैं जो जा रहे हैं, 15 की लिस्ट वो आ जाती है मोबाइल पे, और वो बाहर में जो माल से है ना एंट्री चेयरिंग क्रास से, वहीं पे वो देख लेते हैं जी कि ये 15 में आपका नाम है नहीं है, बस ठीक है वापस। जो 15 लोग सिलेक्टेड हैं, बाकियों का क्या कसूर है, उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? फैसल दुरानी साहब, क्योंकि आप भी असम्बली की बीट करते हैं और आना जाना आपका है, वहाँ पे ये सारी जो इजारादारी है वो किसकी है, किसके कहने पे ये सारा हो रहा है? हालांकि वहाँ पे पीछे बहुत सीटें हैं, अगर कोरोना की वजह से एसओपी पे अमल करवाना है तो पीछे बहुत सारी सीटें हैं। अब भी वो उन सीटों पे नहीं बैठते फिर वो साथ ही हैं। अगर यही कुछ करना है तो फिर ये 15 की बजाय बाकी सबको भी आने दिया जाए ताकि वो भी अपने प्रोफेशनल ड्यूटी अंजाम दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल अकबर साहब, आपने बहुत ही अहम और अच्छे इशू पे अपना ये मौजू सेलेक्ट किया है। असल बात पता है क्या सर रोहेल साहब, पहले तो जो करप्शन है, बेकायदगियाँ, बदउनवानियाँ, बेज़ाब्तियाँ जो है वो पहले माशरे के दूसरे शोबे में थी, ठीक है, लेकिन आज ये बदउनवानियाँ और बेकायदगियाँ जो है ना वो पंजाब असम्बली में चली गई हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप शुरू करें तो आप ये देखें कि किस तरीके से एक आदमी को जो आज सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं उस सेक्रेटरी की मोहम्मद खान भट्टी जो है, मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती, यानी जब से वो यहाँ पर ही नहीं तैनात हुए, एक आदमी किस तरीके से महकमा बल्दियात में भर्ती होता है और उसके बाद वो भर्ती होने के बाद किस तरह पंजाब असम्बली में आता है और पंजाब असम्बली से किस तरह सीएम सेक्रेटेरिएट में जाता है और उसके बाद दोबारा यहाँ आ जाता है, छुट्टी पे छुट्टी लिया जाता है, 2-2 3-3 साल की छुट्टियां उसको मिलती हैं। 5 साल मुसलसल नहीं हुआ है पिछले। जी मैं आपको ये बता दूं कि अपना खान साहब तो खैर उसकी पूरी बचपन की हिस्ट्री भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब आपकी इब्तदा जो है वही बेकायदगियों से होगी कि एक ऐसे बंदे को आपने वहां पर सेक्रेटरी लगाया हुआ है जिसको आपने अपनी मर्जी से ग्रेड दे दिए सर। आप देखें कि कहां पर यानी आपने जज के बराबर, यानी इस वक्त जो आपके सेक्रेटरी हैं उन्होंने आज खुद, क्योंकि स्पीकर साहब के साथ उनके मामला सेट है, स्पीकर साहब ने ही उनको रखा था और आज वो जनाबली जो इस वक्त हाई कोर्ट का जज है उसके बराबर ना वो ग्रेड ले रहे हैं। फिर यही बात है कि उन्होंने वो मखसूस साफी, वो लफाफा साफी, मैं ओपन सी बात करूंगा कि जिन लोगों के साथ उनके मामला तय हैं उनको पता है कि वो साफी अंदर आएंगे क्योंकि उनको लफाफा मिलता है। वो लफाफे के बाद जनाबली वही रिपोर्टिंग करेंगे जो ये चाहेंगे, क्योंकि वो इवन के आप हैरान होंगे कि मैं अच्छी तरह मुझे याद है कि जब चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी, ठीक है, इससे पहले जब वो वज़ीर आला थे तो उस वक्त सहाफियों को बाकायदा तौर पर गाड़ियां दी गई थी और मैं उन सहाफियों के नाम भी जानता हूं जिनको गाड़ियां दी गई थी। अब फिर वही तबका जो है वो इस वक्त डोमिनेट कर रहा है और उस तबके ने इस तरह कैमोफ्लेज कर रखा है पंजाब असम्बली को कि पंजाब असम्बली में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो कि पंजाब असम्बली में इन लोगों की, यानी ये कहें कि दिन है तो कहते हैं दिन, रात है तो रात। अब जो दूसरे प्रोफेशनल साथी हैं, देखें मुझे 34 साल हो गए, जिंदगी का एक अरसा हो गया। इन 34 सालों में मैंने तो ये देखा है कि जितनी बुरी हुकूमत ये आई है और जिस तरीके से इस हुकूमत में जो खासतौर पर पंजाब असम्बली में बेकायदगियों का, बदउनवानियों का, इकरमा परवियों का बाजार गर्म है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये सारे आपस में मिले हुए उन चंद लोगों को इन्होंने खरीदा हुआ है। कितने जुल्म की बात है कि इफ यू आर ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, अमानुल्लाह खान साहब इज द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से मैं, यानी अगर हम तीनों लोगों को ये कहा जाए कि आपकी 40 साल की, अमानुल्लाह साहब को 47 साल हो गए जर्नलिज्म में, 47 ईयर्स, सच ए लॉन्ग टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 47 साल के बाद एक जो है एडिटर, एक चीफ एडिटर वो अगर पंजाब असम्बली में जाना चाहे तो वो इनको पहले पूछे
कि मैंने अंदर आना है कि नहीं आना। ये इंतहाई शर्म की बात है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो जो नए जुमा 8 दिन के बच्चे आ गए हैं जो कि आके डोमिनेट कर गए हैं, उन लोगों को जनाब, अब आप देखें पंजाब असेंबली में जो इलेक्शन होते हैं वो एक ढकोसला है, वो एक फ्रॉड है। और ये फ्रॉड जो है ना, ये फ्रॉड ने इस तरीके से पंजाब असेंबली को जो कैप्चर कर रखा है, किसमें हम लोग जाएं तो किधर जाएं। मेरे पास तो बहुत सारी दास्तानें हैं, ये पंजाब असेंबली में क्या हो रहा है, किस तरीके से नावली पंजाब असेंबली में भर्तियां हो रही हैं, किस तरीके से लोगों को टीए दिए जा रहे हैं, किस को मोबिलाइज किया जा रहा है, किस तरह जनाबली हमारे टैक्सों से मिलने वाली रकम को किस तरीके से लल्ले तो लल्लों पे उड़ाया जा रहा है। अभी वो डायरेक्टर मीडिया लगाया वहाँ पे चौधरी इकबाल साहब को। जी। तो चौधरी इकबाल साहब जो उनके बेसिकली फोटोग्राफर हैं, उनको अब डायरेक्टर मीडिया लगा दिया। जी। डायरेक्टर मीडिया की सीट तो वहाँ पे नहीं थी। चले मान लीजिए कि ये असेंबली जो है ये स्पीकर साहब की जाती होती है, जाती जागीर है, वो अपनी मर्जी से इसमें जो मर्जी चलाएं, बिल्कुल नाखुदा होते हैं। तो ये इतने भी अंधेर नगरी नहीं होनी चाहिए कि एक फोटोग्राफर को आप उठा के वो डायरेक्टर मीडिया लगा दें। आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस बारे में मानुल्लाह खान साहब ज्यादा बेहतर। आपका तो अरसा हो गया असेंबली में आना जाना, और हर बंदे से आपकी शनासाई है, हर बंदा आपको जानता है, आप हर बंदे को जानते हैं वहाँ पे बैठा हुआ है, और उसकी हिस्ट्री को आप जानते हैं। तो इस वक्त जो एक मिनट पहले मेरी बात सुन लें कि जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली है वो पिछले 10 साल गायब रहे नून लीग के दौर में, वो एक दिन असेंबली नहीं आए, वो बैठे रहे छुट्टियों पे। इसके अलावा जो अब दूसरे सेक्रेटरी हैं राय साहब, उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। क्या एक्सटेंशन का क्या तुक बनता है, वहां पे बैठ के शराबें पी जाती हैं। अगर मैं कहता हूँ पंजाब असेंबली का टेस्ट कराया जाए ना, तो वहां पे तकरीबन 50% बंदों का शराब का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और असेंबली में बैठ के वो शराबें पीते हैं, और उनको लाने शराब लेके देने वाले वो उनके सारा स्टाफ है, वो लेके आता है उधर बैठ के। तो ये एक शराबी असेंबली इसको कहते हैं, क्या कहें। और ये सारा कुछ जो बेकायदियाँ हो रही हैं, इस पर क्या कहें खासर? देखें, अभी आपने जब सवाल किया प्रेस गैलरी के बारे में और चौधरी इकबाल के बारे में, तो मैंने उसी वक्त चौधरी इकबाल से फोन पे बात की अभी आपके सामने। मैंने उससे कहा कि यार ये क्या हो रहा है, और मुझे पता लगा है कि आप सहाफ़ियों को आने नहीं देते, आपने बैन कर दिया। मखसूस सहाफ़ी हैं, चंद जिन्हें आप बुलाते हैं, उनसे मामला उनके हैं। तो उसने कहा नहीं, ये असेंबली के स्पीकर साहब ने और सेक्रेटरी से प्रेस गैलरी ने फैसला किया कि कोरोना की वजह से हम सिर्फ इतने सहाफ़ियों को बुला सकेंगे, जिसमें से पहले 10 सहाफ़ी थे, बाद में 12 कर दिए गए। अब वो पाबंदी जो है वो प्रेस गैलरी के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से लगाई गई, हमने नहीं लगाई। लेकिन मैंने उनसे कहा कि यार आप डायरेक्टर यहाँ प्रेस हैं, इस वक्त डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन है, आप यहाँ पे पीआरओ है, सब कुछ आप ही हैं। अपना मानुल्लाह खान साहब, सेक्रेटरी जो प्रेस गैलरी है ना, उसके पास कोई इख्तियार नहीं। ये डिक्टेटरशिप है, और ये जानबूझ के उन पर डाला जा रहा है। बेसिकली तो ये कि आप पसंद ना पसंद, अच्छा अगर वो कहते हैं 12 साफियों को, तो फिर आप डाइवर्ट करें ना, पहले 12 साफी रोटेट करें उसको। अच्छा, एक दिन 12 मैंने उससे यही कहा कि मैंने कहा कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, असल बेसिक जो है वो असेंबली की कार्रवाई जो है अखबारात तक नहीं पहुंच सकती, रसाई नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास वहां पे इतना निज़ाम मौजूद नहीं है कि आप अपने शोबा ताल्लुकात आमा को आगे बढ़ा सकते। अब तक वहां पे भी जो लोग बिठाए हुए हैं, उनके पीआरओ के साथ जो लोग हैं, वो बेसिकली प्रोफेशनल नहीं है। जी हाँ, है वो वहीं से क्लर्क उठा के बिठा दिया, जिसको ये नहीं पता कि खबर उर्दू में कैसे बनेगी या अंग्रेजी में कैसे जाएगी। मीडिया है, बूट पॉलिश करने वाले लोग, मीडिया के लोग नहीं है वो, या तो वहाँ मीडिया के लोग बिठाए जाते हैं पीआरओ के साथ, जो इसको अच्छे तरीके से अखबार तक और जराए तक पहुँचाते। लेकिन अब सूरत हाल है कि उन्होंने कहा कि जी हमने तो बाहर जो ग्राउंड में मीडिया के जो कैमरे लगते थे और जिन लोगों को बुलाया जाता था, खान साहब हमने वो भी हटा दिए हैं, उनको भी इजाजत नहीं दी कि वो यहाँ पे लगाए। क्यों? इसीलिए हटा दिए ना, कोरोना की वजह से ना सर, ना कोरोना का तो बहाना है ना, ये तो ड्रामेबाजी है। उसके कहने के मुताबिक, मैं उसके कहने के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अब बात इतनी आती है कि अगर मीडिया की रसाई असेंबली की गैलरी तक नहीं होती, जी हाँ, और उस ऐवान से जहां जमहूरियत की शमें रोशन हो रही हैं, इनके कहने के मुताबिक, जबकि शमें रोशन नहीं हो रही है। हमने सारी असेंबली देख ली है, वो ब्रीफ केस वाली भी देख ली है, हमने बिकते हुए भी देख लिए, हमने खरीदते हुए भी देख लिए, सब कुछ देख लिया है। लेकिन मीडिया के साथ असेंबली के
ब्यूरोक्रेसी का जो रवैया है वो बेहतर नहीं है, और इस रवैये की वजह से अक्सर जो हमारे सीनियर सहाफ़ी है वो परेशान है कि हमें इनके बारे में क्या खान साहब आप ब्यूरोक्रेसी की बात ना करें, असल बात यह है कि मुशर्रफ दौर जो था, आप मुशर्रफ को ये डिक्टेटर कहते हैं, क्या ये डिक्टेटर की पैदावार नहीं है? ये जो असेंबली के इस वक्त स्पीकर बने हुए, क्या ये तमाम लोग? मोहम्मद खान भट्टी क्या है? आप मोहम्मद खान भट्टी की सारी हैसियत नहीं नहीं। देखें, मैं मोहम्मद खान भट्टी के बारे में जो आपने सवाल किया है ना, मोहम्मद खान भट्टी जो है बेसिकली जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो सीएसपी अफसर नहीं है, वो पीसीएस नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। हकीकत है कि वो लोकल गवर्नमेंट से जैसे आगे बढ़ा है, वहां पर क्या थे लोग? आपको उसके बात करने की जरूरत नहीं, आपका उसका पक्का चटा उठा के देख ले, आपको भी मिल जाए। नहीं, क्या थे वो लोकल गवर्नमेंट में? वो कोई अफसर नहीं थे। नहीं, क्या थे? पीएम थे गालबन, वहां पे पीएम क्या थे? पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर गालबन वो थे। तो उन्होंने जो भी किया, देखें अब सूरत हाल पाकिस्तान में यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वो चौधरीयों के साथ लथी थे तो वो चौधरीयों के बंदे हैं। चौधरी जो है फिर उन्होंने अपने मफादात की खातर हर बंदे को उस मुकाम पे लेके जाना है जहां उनके मकासद हासिल होते हैं। सर, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ आपके जो चौधरियों के बंदे हो या किसी के भी बंदे हो, ये क्या बात है? ये जमहूरियत है कि अगर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा है, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा है, नून लीग का कोई बंदा है, और जिसके साथ जो नथी हो जाता है वो ग्रेड 20 ले लेता है, वो जो जाता है। आजकल हुआ क्या है? आज तक क्या हुआ है? सब हुकूमतों ने यही किया है। इस वक्त मैं वही बात कर रहा हूँ। काफ लीग में जो ग्रुपिंग है वहां पे पसंद नापसंद चल रही है, 100% पसंद नापसंद चल रही है। आप ये देखें कि अब तो उस्मा कारदार और दूसरे लोग जिनकी वीडियोस लीक हो गई हैं, आप ये देखें कितनी बदकिस्मती की बात है, इतनी शर्मनाक बात है कि औरतों के हवाले से, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी माएँ हैं, उनके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के ओहदेदारान जो है वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह कहते हैं कि ये औरतें किस तरह जनाबरी मुंतखब होकर आती हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। एक औरत जो माँ बहन बेटी है उसके बारे में दूसरा रुकन कहता है कि ये मुंतखब होकर आई है, तो कैसे मुंतखब होकर आई है? आपकी असेंबली में जब उठ के एक मर्द या औरत उठता है और वो उस औरत के ऊपर डिफरेंट किस्म के गलीज किस्म के इल्जाम लगा देता है, उस वक्त जमहूरियत नजर नहीं आती। मैं तो समझता हूँ कि लोग इस वक्त जो है तंग आ गए ऐसी जमहूरियत से। दुरानी साहब, आप दुरानी असेंबलियों को आप जमहूरी असेंबली कहते हैं? नहीं, ये जमहूरियत ये जब एक तरफ हम सेलेक्टेड कहते हैं, उनको सिलेक्टेड लोग हैं ना, तो हर दफा सिलेक्टेड ही आते हैं हमारे पास। अच्छा खान साहब, चोरी के दौर में करप्शन होती है नहीं होती? होती है तो किस हद तक होती है? नहीं होती तो क्या बिल्कुल ये फरिश्ते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे तो पंजाब का कोई वजीर आला, कोई हुक्मरान ऐसा नजर नहीं आया। नहीं, चोरियों के हवाले से मैं वही कह रहा हूँ कि चौधरी भी हुक्मरान रहे हैं ना, है जिसका जहाँ पंजाब पढ़ा है उसने सब कुछ उठा लिया। ठीक है कोई इनका दौर कोई बेहतर, देखो बेहतर दौर नहीं था, है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं मौजूद हैं जो वो बेहतर जानते हैं, अदारे बेहतर जानते हैं, लेकिन उनको अब तक हाथ क्यों नहीं डाला गया? उनके ताल्लुकात वसी है। उन्होंने किनके साथ वसी है? चौधरी साहबान के। किनके साथ वसी है? सबके साथ जो अदारे उनको लिए शिकंजा कर सकते हैं वो उनके साथी और दोस्त हैं सब। नहीं, मैं हिस्से की बात तो नहीं कर रहा। नहीं, यही बात मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि ताल्लुकात बहुत अच्छे सर। ताल्लुकात आज के दौर में हिस्सा ये हिस्सा वसूल करते हैं या हिस्सा आगे पहुंचाते हैं? क्या करते हैं सर? नहीं, ये हिस्सा आगे कोई भी नहीं पहुंचाता। ये ऐसे लोग नहीं है कि आगे हिस्सा दे। अच्छा, हाँ, जो हिस्सा आता है वो हिस्सा ही करता है। ये नहीं तो जिनको गाड़ियां मिलती हैं वो क्या होता है? सर वो एक अलग मसला है जो आपने बयान अभी थोड़ी देर पहले किया कि सहाफियों को पिछले दौर के अंदर इतनी गाड़ियां दी, सेंट्रो गाड़ियां दी गई, कल्टस गाड़ियां दी गई। मुझे पता है, हाँ जी, लेकिन पता क्या है कि यहाँ हर चीज बिकती है, खरीदार चाहिए। जब सहाफी नहीं बिकेगा तो खरीदार कहाँ से? और दूसरी खान साहब देखे, अपने सहाफियों को तो समझाओ। एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात बताऊं, हाँ हमारे अदारे भी हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ, सिर्फ छोटी सी। मेरी बात चेयरमैन CMIT से हुई, जो इस वक्त चेयरमैन है ताहा खुर्शीद उनका नाम है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। वो पहले थे कमिश्नर डेरा गाजी खान, क्योंकि वो बुजदार साहब के करीब हैं, उनको वहां से हटाया गया। जिन भी वजूहात पे हटाया गया वो एक अलग दास्तान है। उनको लगा दिया चेयरमैन CMIT। जब उनको चेयरमैन CMIT लगा दिया गया तो उसके बाद नैब ने बड़े काफी केसेस जो है ना वो CMIT को ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। जनाब एक केस जो है CMIT के पास है,
सिर्फ ये पता लगा लें कि नैब ने जो केस CMIT को भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मुख्तलिफ दरिया के किनारे जो जगह है उसको किस तरह टोए टिब्बे थे, उसको सरकारी मशीनरी से फिल करवाया गया और उसके बाद अरबों रुपए की जो जगह है वो किसने कब्जा किया, किसने वहां पर फैक्ट्रियां लगाई, किसने क्या कुछ किया, जरा उसकी भी तो तहकीक कर लेना। और इसलिए ये सारे मामला जो है ना वो CMIT के पास अभी भी वो सारे मामला। आप ये कह रहे हैं CMIT कर क्या रही है? कुछ भी नहीं कर रही चाहिए तहकीक कैसे करेगी तहकीक सर? पंजाब हुक्मरान करने देंगे, CMIT का चेयरमैन तब्दील हो जाएगा। बाबा जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस करो। 3 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए, हाँ जी, 3 IG तब्दील हो गए। ऐसे ही है जी। ये तब्दील होने की वजह क्या है? क्यों तब्दील होते हैं? क्या वो उन्हें अहलियत नहीं है, वो काम नहीं करते, या उनको काम नहीं करना? उनमें अहलियत है, हुक्मरानों में नहीं। आपका वजीर आला नाहल है, उसको भी आप नाहल कहें। उसके साथी देखें, इनके वालिद साहब जो थे ना, फतेह साहब, हमारे दोस्त थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कितनी असेंबली भुगताई, हम डीजी खान जाते उनके पास, यहाँ मुलाकात करते। यार वो इतने शरीफ आदमी थे, खुदा की कसम, कि हम उसकी गवाही देते हैं कि अल्लाह पाक है उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह दे। बिल्कुल सही। ये तहसील नाज़िम थे जब मैं इनके साथ मिलने गया हूँ, डीजी खान, उनके दौर में इनके वालिद साहब ने मुझे कहा तो मैं गया मिलने के लिए। देखें वो जो भी हैसियत, जो कुछ हो रहा है, अगर नायब की आंखें खुली होगी तो उनको ये भी देखना होगा क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। सर नायब क्या करेगी? CMIT वाला केस उठाने, मैं जनाब आपको बताऊं कि वो जो दरिया के किनारे जमीनें हैं, अरबों रुपए मालियत की, उस पर किसने फैक्ट्रियां बनाई हैं, किसने फैक्ट्रियां? आप जनाब जहांगीर तरीन को भूल जाएंगे, आप अलीम खान को भूल जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जनाब इन लोगों ने क्या किया है। इनके केस में वो इतने लंबे लंबे हैं, और आप कह रहे ना इन्होंने दोस्तियां बना रखी हैं, तो सब हिस्सा बकदरे जिससे है अरबों रुपया का कैसे। नहीं, मैं इतनी बात कहूंगा कि चौधरी साहबान जो हैं वो बहुत शरीफ लोग हैं और उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे। हाँ सर देखें, आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, आप आप क्यों जनाब अली उनको, अगर कोई गलत है आपका काम गलत कहना है, जो उनकी बुराई है मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप कभी कहते हैं, अभी कहते हैं कि बुरे हैं, अभी आप कहते हैं कि मैं बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात इतने शरीफ है कि उनके इतने ऊपर तक ताल्लुकात हैं कि जहां आपकी पहुंच नहीं है न मेरी पहुंच। सर देखें कितने बड़े कितने ऊपर तक ताल्लुकात हैं। मैं कहता हूं कि उससे ज्यादा ऊपर तक ताल्लुकात मेरे हैं। मेरा ताल्लुक सर अल्लाह पाक की जात से। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा। नहीं सर, नहीं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा। मेरी बात आप मुझे बताएं, आप मुझे हमेशा दीन की तलकीन करते हैं। आपने मुझे हमेशा कहा कि नहीं जनाब अली डरना नहीं है, और जनाब अली आपने डट के जनाब मुकाबला किया। मैं आज भी कहता हूं, तो देखें जिसका रब जो है उसके साथ उसे दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के साथ। दुरानी साहब फिर चौधरी परवेज लाई को डरना चाहिए रब से। वो नहीं डरते हैं, उनको डरना चाहिए। नहीं डरते कि ऐसे ऐसे काम उन्होंने जिंदगी में कर दिए हैं उनके बेटों ने, कि उसके बाद तारीख जो है ना उनके बारे में क्या लिखेगी आने वाले दिनों में। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही मैं कहना। देखें हम को छुपाते हैं, हम जो कमजोर दर्जा जो है आप कर रहे हैं। देखें कमजोर दर्जे में हम जो कहें वो दर्द दिल है। नहीं, आप ईमान के कमजोर दर्जे में हैं, क्योंकि जनाब अगर ईमान के आप मजबूत दर्जे में हो, जो बातें मुझे पता है मैं खुली डुली बातें कर रहा हूं, इसलिए कि मेरा सिर्फ राज़िक भी खुदा है, मेरे पे उसी की रहमत है, उसी का करम है कि आज मैं बात करता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि जनाब आप भी हम आज तक न सियासतदानों के करीब जाते हैं न ब्यूरोक्रेसी के। नहीं तो बताएं ना आप, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। नहीं, मैं जो जानता हूं मैंने कह दिया। क्या कहा? कि वो कोई पवित्र नहीं है, वो कोई पाक नहीं है। उन्होंने जो अपनी जिंदगी में इतना कुछ किया, जो मिला है वो ऐसे आसमान से तो नहीं टपका है, वो कहीं से आया है ना, किसी से लिया गया है। जैसे नवाज और शहबाज पे आप इल्जाम दे रहे हैं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने ये किया ये किया ये किया, क्या चौधरी बरादरान उनका हिस्सा नहीं गए? बिल्कुल रहे, उनका हिस्सा रहे ना। अगर वो करप्ट थे तो लाजमी इनके झोली में भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा फैसल दुरानी साहब, ये बताएं कि जो सेक्रेटरी राय साहब को एक्सटेंशन दी गई है उसके पीछे क्या मकसद है? उससे पहले तो इनकी बनती नहीं थी, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई रहती थी, एक दूसरे की टांगें खींचने के चक्कर में थे, मगर अब अचानक उस पर मेहरबानी ये क्यों हुई? देखिए बात पता है कि कुछ कानूनी लकूने इस किस्म के होते हैं जिसमें आपने मुझे आपको सिर्फ छोटी सी बात बताता हूँ। डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट 18 और 19 की है,
जब आप वहां पर 17 ग्रेड का बंदा लगा देंगे ना तो उसको जो इंजॉयमेंट मिल जाएगी डिप्टी कमिश्नर की, उसके बाद आप हर गलत काम जो उसे कहेंगे वो करेगा। पिछले दौर में बिल्कुल यही बात है। अच्छा खान साहब बिल्कुल ऐसा ही है कि उसको एक्सटेंशन इसलिए दी गई कि ताकि ये अपने गलत काम करवा ले और फिर उसके बाद वो उसकी छुट्टी हो जाएगी, बिल्कुल सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा और उसके बाद जनाब अली कल जब पकड़ा जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। ये लोग फिर पाक पवित्र बन के जिस तरह हमेशा रहे कि 10-10 साल गायब ही रहे हैं और इनको पूछने वाले कोई नहीं है। तो ये कौन सा ऐसा कानून है कि 10 साल बंदा छुट्टी पे रहे, एंजॉय करता रहे, उसके बाद फिर अचानक आगे वो सीट पे आ रहा है। मैंने 10 दफा कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी लाठी चल रही है, उन्होंने जो मर्जी कहा। 10 साल छुट्टी पे रहे, 20 साल रहे। नहीं, लाठी में आपका साफी भी तो शामिल है ना, वो गाड़ियां लेते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लिफाफे जाते हैं। मैं कहता हूँ जिन साफियों ने ये काम किया है ना, आपका काम है कि उन्हें मार्केट में नहीं, आप लिस्ट लेके आप लिस्ट जो है वो दे ना कि जिनको पिछले दौर में मेरे पास तो लिस्ट नहीं है। अगर आपके पास लिस्ट है तो उसको शो करवाएं कि ये वो साफी है सारे जिन्होंने पैसे लिए अब लेते हैं। उन्होंने काम करने वालों की टांगे खींची है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेरे पीएन चपड़ासी थे, वो आज वजीर इत्तलात के साथ खड़े होकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके पास, जिनके पास अंडे बेचते थे दुकानों पे, आज वो करोड़ोंपति हैं साहबी। उनको सोच लेना चाहिए है। हमारे पास जो आज खुद को करोड़पति अरबपति कहते हैं, आखिर वो दौलत आई कहां से? वो लूट खसूट से आई थी ना। यहाँ बड़े बड़े नाम है लाहौर के अंदर कि जिनके पास शाम का खाना नहीं होता था, उनकी औलादें रोड पे रुल रही हैं आज, और वो अरबपति साफी उनको भी पूछने मुझे आप ये बताइएगा खान साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ किस बात का जवाब दे दें। क्या मैं इस वक्त 4 ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो आपके दफ्तर में, एक आदमी तो पकौड़े बेचता था गड़ी शॉप में, और वो पकौड़े बेचने वाले को आप अपने दफ्तर लेके आए और उसे टेबलें साफ करने पे रखा, ठीक है जी। आज वो जनाब अली एक अखबार में, बहुत बड़ा चैनल है, उसके अखबार में जो है कॉलम नवीस बना हुआ है, जबकि उसकी तालीम जो है ना वो मैट्रिक से भी कम है। दूसरा जनाब अली जो है वो एक अखबार में, वो भी जनाब चाय बनाने के लिए आया था, वो आज जनाब अली एक यूनियन का सदर बना हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद ये है कि इस वक्त कम से कम कुछ 16-17 ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जो कि इनके पास मुलाजिम थे। कोई चपड़ासी था, कोई पकौड़े बेचता था, और उनकी देखें सहाफत ज़रूर करें, अल्लाह ताला की ज़ात इज्जत देने वाली है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखें ना कि उन लोगों ने, हाँ, अगर अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी थी तो वाकई प्रोफेशनल तरीके से सहाफत करते। वो पकौड़े बेचने वाला साफी बना, और साफी बनने के बाद उसने किस तरह अपना ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद आज अरबपति है, किसी का जहाज है, किसी की कराची में प्रॉपर्टी है। जरा पता करें ना कि मरी और एबटाबाद में कौन सा पकौड़ा बेचने वाला था। ये बहुत से शागिर्दों ने तो एलडीए बेच दिए। हाँ जी, अच्छा, एलडीए बेच दिया है। देखें जब पकौड़े 6 गाड़ियां उनके पास हैं, बड़ी टेबल साफ करने वाला अल्लाह इस मुल्क का सहाफी होगा तो फिर क्या सहाफी होगा, तो फिर बाकी सहाफियों को अल्लाह ही आबाद है। फिर ऐसे ही समझिए जैसे अब हो रहा है वो। सर इस पाकिस्तान के हवाले से ना किसी बहुत बड़े आदमी ने, अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे, उसने एक शेर कहा था, अगर आपकी इजाजत हो, कहते हैं हमारे मुल्क की सहाफत का हाल मत पूछो, हमारे मुल्क की सहाफत का हाल मत पूछो, तवाइफ नाच रही है तमाशबीनों, तवाइफ नाच रही है तमाशबीन। अब तमाशबीन ये मैं तो तमाशबीन नहीं हूँ वैसे यार, और मैं तो सहाफी भी नहीं हूँ, पता नहीं यार। सर हम सहाफी नहीं है, हम सहाफी नहीं है। हम लोग 3 MA करके, 3 MA करके, MPhil करके, PhD के बाद भी हम सहाफी नहीं है। जो नॉन मैट्रिक है ना वो सहाफी है, क्योंकि वो साफ करना जानता है। असल तो सफाई है। चले जी, देखिए बात इतनी है कि अगर ये इस्लाहात, ये एहतसाब सहाफियों का हो, और कड़ा एहतसाब सहाफियों का होना चाहिए, उसको पूछा जाए 1990 में क्या था तुम, हाँ, और आज क्या है, खुदा की कसम ये अक्सरियत सहाफियों के अंदर हो जाए, 90% बिल्कुल अक्सरियत अंदर हो जाए। मैं
कहता हूँ इस सिलसिले में एक साथियों का मेरा ख्याल अपना ही तो बोर्ड बन जाए जो सारा ये करे, ताकि वो तो जानते हैं ना सबको। नहीं वो सारे कांडे लेना नहीं, मकसद ये है कि जैसे दूसरों के एहसासों के हिसाब से उनकी इनकम और एहसासों को बैलेंस किया जा रहा है, वो इनका भी कोई करे ना। आप ये भी देखना कि कौन टीवी चैनल और अखबारात के मालकान किस तरह इलेक्शन लड़ाते हैं, किस तरह जिताते हैं, किस तरह सदर बनाते हैं और किस तरीके से गैर मुल्की टूर कराते हैं, किस तरह दुबई में जिताते लेके देते हैं, किस तरह लंदन भिजवाते हैं, किस तरह अमेरिका भिजवाते हैं। आप वो सर छोड़ दो, अल्लाह को जान देनी है सर, साफियों को अल्लाह को जान देनी है। अल्लाह को जान वो लोग कि जिन लोगों के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज अरबों की इंडस्ट्री के मालिक वो साथी भी है, वो कहां से आ गए, क्या किया हमने? सर मैं बताता हूँ कि जनाब अली किस साफी की शुगर मिल है, आप कहते हैं वो बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कि कौन से साफी हैं जिनकी जनाब अली मरी रोड के ऊपर चाइना मार्केट जिसमें 100 दुकानें हैं, कौन से ऐसे साफी हैं जिन्होंने जनाब कम से कम 40-40 करोड़ रुपए के फार्म हाउस बनाए हुए हैं, कौन से साफी हैं जिनकी दुबई के अंदर मार्केट है, कौन से साफी हैं जिन्होंने लंदन जाके रिसेंटली प्लाजा जनाब अली खरीदा है, कौन सा साफी बहुत बड़ा एंकर है जिसने जनाब मैनहट्टन में जाके कलीनों की दुकान खरीदी है, कौन सा साफी है जिसने कनाडा में जाके तो वहां पर फार्म हाउस बनाया, कौन सा साफी है जिसने अमेरिका में जाके रिसेंटली जनाब अली मैनहट्टन में जाके उसने रेस्टोरेंट खोला। और सर ये पैसा किधर से आ रहा है? ये पूछे ना, कोई आए कोई एहतसाब करे, हमसे भी पूछे तुम्हारे पास क्या है, कहाँ से लाए? तमाशबीनों में जी बिल्कुल जी दोस्तों, फैसल दुरानी साहब आपका शुक्रिया, हमारा साहब आपका शुक्रिया, बड़ी खुल के बातें की। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला अभी तक ऐसे चलता रहेगा। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी।